Hello everyone. We are reading the chapter 2 of civics, that is federalism. और फेडरलिज्म में हमने पिछले पार्ट में कवर किया था कि क्या क्या होता है फेडरलिज्म, और बेल्जियम का और श्रीलंका का हमने एग्जाम्पल देखा था कि किस तरह से बेल्जियम में पहले यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी और उसके बाद जो है वहाँ पर फेडरलिज्म आ गया। और फेडरलिज्म में हमने देखा था कि बेल्जियम में का एग्जाम्पल अगर हम लें तो बेल्जियम में पहले जो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी उसमें भी अलग अलग लेवल्स तो थे, लेकिन जो मेन पावर थी, जो शक्तियाँ थी सारी, वो किसके पास थी? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। उसके बाद जो है वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट हुई और जो पावर्स हैं वो स्टेट गवर्नमेंट्स और रीजनल जो गवर्नमेंट्स हैं उनके साथ शेयर हुई। तो उसके बाद जो है वहाँ पर फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट आ गया। उसके बाद हमने बात की थी श्रीलंका के बारे में, और श्रीलंका में हमने देखा था कि वहाँ पर जो है लेवल्स तो हैं गवर्नमेंट के, लेकिन जो डिसीजन मेकिंग का जो राइट है वो किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। और सेंट्रल गवर्नमेंट ही जो है वो रीजनल गवर्नमेंट्स को कोई भी ऑर्डर पास कर सकती है, या जो भी वो डिसीजन लेती हैं वो रीजनल गवर्नमेंट को मानना पड़ता है। यानी मेन जो डिसीजन है वो किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का है। और इसीलिए श्रीलंका में जो स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का उसको हम यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। आगे फर्दर हम स्टार्ट करेंगे रीडिंग विद द डेफिनेशन ऑफ फेडरलिज्म। एक बार फिर से, फेडरलिज्म इज़ अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज़ डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ कंट्री। ये डेफिनेशन है फेडरलिज्म की, जिसमें बताया है कि फेडरलिज्म एक सिस्टम है गवर्नमेंट का जिसमें पावर डिवाइड होती है बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी उसमें, और वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ कंट्री, जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं उसमें जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट कह सकते हैं हम। तो स्टेट गवर्नमेंट में और सेंट्रल गवर्नमेंट में जब पावर जो है डिवाइड हो जाती है तो उसको हम फेडरलिज्म सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। यूजुअली अ फेडरेशन हैज़ 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। किसी भी कंट्री में, किसी भी फेडरेशन में जिसने फेडरलिज्म को अपनाया है वहाँ पर 2 लेवल होते हैं गवर्नमेंट के, या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। One is the government for the entire country that is usually responsible for a few subject of common national interest. एक जो गवर्नमेंट का लेवल होता है सेंट्रल लेवल, उसके पास जो है एंटायर कंट्रीज़ के इश्यूज़ होते हैं, यानी ऐसे इश्यूज़ जो पूरे देश की पॉपुलेशन को अफेक्ट करें, ऐसे इश्यूज़ को कौन देखती है? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे हमारी बाउंड्री की प्रोटेक्शन है, हमारी जो नेशन की बाउंड्री लगती है दूसरे देशों के साथ, तो उसकी प्रोटेक्शन का जो मामला है वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी। या हमने किसी देश के साथ मान लो युद्ध छेड़ दिया है, तो कोई राज्य जो है ये नहीं कह सकता कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इस तरह के इश्यूज़ हैं जो पूरे देश से रिलेटेड है। और ये फेडरलिज्म स्ट्रक्चर जो है ये कहीं ना कहीं यूनाइट करता है हमारे देश को। जिन जिन देशों में फेडरलिज्म है उन देशों की जो रीजनल गवर्नमेंट्स हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक दूसरे के ट्रस्ट से चलती हैं, एक दूसरे पर विश्वास करके चलती हैं, एक दूसरे के कॉपरेशन से चलती हैं, तो कहीं ना कहीं यूनिटी डेवलप होती है। तो एक तो हमने पढ़ लिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होती है, ऐसे इश्यूज से डील करती है जो कि एंटायर कंट्री पर इफ़ेक्ट डालते हैं, और इन्हीं चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है सेंट्रल गवर्नमेंट। The other are governments at level of province or state that look after much of day-to-day administering of their state. जो दूसरा लेवल है गवर्नमेंट का, यानी रीजनल लेवल या स्टेट लेवल, वो कौन से इश्यूज़ देखता है? डे टू डे, जो कि एक आम इंसान को डेली अफेक्ट करते हैं, ऐसे इश्यूज़ को देखती हैं स्टेट गवर्नमेंट। बोथ दीज लेवल ऑफ गवर्नमेंट enjoy their powers independent to each other. किसी भी फेडरल स्ट्रक्चर में ये दोनों ही लेवल्स, स्टेट लेवल भी और सेंट्रल लेवल भी, अपनी अपनी पार्ट्स को इंडिपेंडेंटली इंजॉय करते हैं। इसका मतलब ये है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के इश्यूज़ में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकती, और सेम ऐसे ही जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंटर के इश्यूज़ में कोई इंटरफेयर नहीं करेगी। तो आगे हमारे पास एक मैप है यहाँ पर,
और मैप में हम देख सकते हैं कि बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं वो रेड कलर से मार्क्ड हैं। तो रेड कलर का मतलब क्या है कि यहाँ पर फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम है। दैट मीन्स इन कंट्रीज़ में गवर्नमेंट के 2 या मोर लेवल हैं। तो और जो वाइट आपको दिख रही हैं वो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उन कंट्रीज़ में। तो यू कैन सी इट क्लियरली कि रशिया, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ब्राज़ील, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, ये सारी कंट्री जिनके मैंने नाम लिए वो सामने दिख रही हैं हमें कि फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम है वहाँ पर, यानी गवर्नमेंट के 2 से ज़्यादा लेवल हैं। और आगे हम रीड करते हैं। इन दिस सेंस फेडरेशन आर कंट्रास्टेड विद यूनिटरी गवर्नमेंट। हम दोनों में कह सकते हैं कि दोनों में कंट्रास्ट है। किसी देश में फेडरल स्ट्रक्चर है तो किसी देश में यूनिटरी स्ट्रक्चर है। अंडर द यूनिटरी सिस्टम ईदर देयर इज़ ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और द सब यूनिट्स एंड सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब यूनिटरी सिस्टम क्या होता है? फेडरल सिस्टम तो हमने पढ़ लिया कि फेडरल सिस्टम में 2 लेवल होते हैं, एक सेंट्रल लेवल होता है और एक स्टेट लेवल या रीजनल लेवल होता है, और दोनों में आपस में तालमेल होता है। तो लेकिन यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है? यूनिटरी फॉर्म में एक ही लेवल होता है गवर्नमेंट का, जिसका कि डिसीजन मेकिंग में बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल होता है। लेकिन अगर दूसरे लेवल्स भी हों किसी देश में, अगर लोकल लेवल भी हों, तो उन्हें भी सेंटर लेवल के हिसाब से ही चलना पड़ता है। फेडरल सिस्टम में हमें अलग अलग जो लेवल्स हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाई हैं कि हाँ ये स्टेट के इश्यूज़ हैं, ये सेंटर के इशू हैं। लेकिन यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा कुछ नहीं है। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक ही लेवल होगा। अगर सब यूनिट्स होंगे भी तो उनको वो सबऑर्डिनेट करके चलना पड़ेगा उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास एन ऑर्डर टू प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट। जो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पास कर सकती है कोई भी ऑर्डर, किसको? लोकल गवर्नमेंट को। बट इन द फेडरल सिस्टम द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग। लेकिन इसके ऑपोजिट अगर हम फेडरल सिस्टम की बात करें तो वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई भी ऑर्डर पास नहीं कर सकती। स्टेट गवर्नमेंट हैज़ द पावर्स ऑफ इट्स ओन। स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी शक्तियाँ हैं, अपनी पावर्स हैं ऑफ इट्स ओन फॉर विच इट इज़ नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब स्टेट में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन लागू होते हैं या स्टेट में जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो जो है उन पर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकती उनमें। बोथ दिस गवर्नमेंट आर सेपरेटली आंसरेबल टू पीपल। अब दोनों गवर्नमेंट को बनाया किसने है? लोगों ने, पीपल ने। तो और दोनों गवर्नमेंट के इलेक्शंस अलग अलग होते हैं, एमपी के इलेक्शन अलग होते हैं, एमएलए के अलग होते हैं। तो स्टेट और सेंटर के इलेक्शंस अलग अलग होते हैं, बट कॉमन चीज़ क्या है? द वोटर्स जो उनको इलेक्ट करते हैं वो लोग तो सेम है। उन्होंने ही सेंट्रल गवर्नमेंट को चुना है और उन्होंने ही स्टेट गवर्नमेंट को चुना है। तो आगे हम कुछ एक फ़ीचर्स देखते हैं फेडरलिज्म के। फर्स्ट 2 फीचर्स मैं पढ़ूंगी इस पार्ट में और उसके आगे के फीचर्स हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो लेट्स रीड। देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट में गवर्नमेंट के 2 या 2 से ज़्यादा लेवल होते हैं, यानी एक लेवल वाली गवर्नमेंट को हम फेडरल गवर्नमेंट नहीं बोल सकते। सेकेंड पॉइंट है डिफरेंट tiers of government govern the same citizens but each tier has its own jurisdiction in specific matter of legislation, taxation and administration। तो डिफरेंट जो टीयर्स हैं गवर्नमेंट के, लेवल्स हैं जो गवर्नमेंट के, वो किसको गवर्न करते हैं? सेम सिटीजन्स को। यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी जो हमारे लोग हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी लोगों के ही रिप्रेजेंटेटिव हैं, यानी उनको भी उस कंट्री के पीपल ने ही चुना है। लेकिन उनके जो ज्यूरिडिक्शन है, मींस टू से कि उनके जो एरियाज़ हैं जिन पर उन्होंने काम करना है, जिन पर उन्होंने डिसीजंस लेने हैं, वो स्पेसिफ़िक है हमारे लेजिस्लेशन के हिसाब से, हमारे कानून के हिसाब से। तो वो स्पेसिफ़िक है, मींस कुछ एक मैटर्स जो हैं वो स्टेट को दे दिए गए हैं और कुछ मैटर जो हैं वो सेंटर को दे दिए गए हैं, जो कि किस तरह के मैटर? लेजिस्लेशन से रिलेटेड, टैक्सेशन से रिलेटेड और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। तो
ये जो है 2 पॉइंट्स मैंने बताए आपको कि फेडरलिज्म के फीचर्स क्या हैं, और नेक्स्ट पार्ट में हम थर्ड फीचर से पढ़ेंगे. टिल देन बाय बाय. होपफुली आपको समझ आया होगा. थैंक यू वेरी मच.